Now we are going to compare the properties of diamagnetic, paramagnetic and ferromagnetic substances. तो अगर हम लोग इसका कंपैरिजन देखें तो जो इसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो निगेटिव होती है डायमैग्नेटिक की, ठीक है, इसकी पॉजिटिव होती है और इसकी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की अप्रोक्सीमेटली 1000 के करीब होती है, ठीक है। अगर रिलेटिव परमेबिलिटी की बात करें तो रिलेटिव परमेबिलिटी इसकी लेस देन 1 होती है, इट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। जो अगर हम लोग किसी स्पेसिमेन में जो डायमैग्नेटिक मटेरियल का है इस पे हम लोग बाहर से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये क्या करता है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड को जो इसके थ्रू होके जा रही है उसको एक्सपेल कर देता है, ठीक है, उसको बाहर कर देता है, रिपेल कर देता है, ठीक है। और अगर हमने कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस पे बाहर से कोई फील्ड अप्लाई करी तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को अपने अंदर से होके जाने देगा। बट ये दोनों केसेस क्या होते हैं, वीक मैग्नेटाइजेशन जो है शो करते हैं, ठीक। बट जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन शो करता है और ये दोनों वीक। अच्छा, जो डायमैग्नेटिक, अगर हम लोग किसी मैग्नेट की, या आप लोगों ने सुना होगा कि अगर हम लोग मैग्नेट को हीट करें तो उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, जो भी उसका जो मैग्नेटिक कैरेक्टर होता है वो नहीं रहता है अगर हम लोग किसी मैग्नेट को हीट करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब किसी मटेरियल को हम लोग हीट अप करेंगे तो उसके अंदर के डोमेन्स जो होते हैं वो रैंडमली अलाइन हो जाते हैं, रैंडम डायरेक्शन में हो जाते हैं, और जिससे क्या हो जाता है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट पूरे सब्सटेंस का 0 हो जाता है और वो अपनी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होती है वो खो देता है, ठीक है। तो इस लॉ को बोलते हैं क्यूरी लॉ, ठीक है, दिस लॉ इज कॉल्ड क्यूरी लॉ। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में क्या होता है, एट एनी पर्टिकुलर टेम्परेचर द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस गेट्स कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ठीक है। तो देयर प्रॉपर्टी डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। अगर हम लोग इसमें टेम्परेचर को वैरी करें, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम लोग हीट अप करेंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो इनकी प्रॉपर्टी सेम रहेगी डायमैग्नेटिक। तो हम लोग अगर ये Im और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ है तो आप देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है, हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते जा रहे हैं बट इसकी प्रॉपर्टी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। दे लूज देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी विद द राइज इन टेम्परेचर, ठीक है। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जो उनके जो डाइपोल्स एक डायरेक्शन में जो अलाइंड हो चुके होते हैं, जब उसको हीट अप करेंगे तो फिर से वो रैंडम हो जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लूज कर देते हैं। तो अगर हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ है नीचे आ रहा है, ठीक है, और इस तरीके से चला जाता है इंफिनिटी पे। तो यानी जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे ये अपनी मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी होगी उसको लूज करते जाएंगे, ठीक है। और ये फिर बाद में क्या होगा, अनमैग्नेटाइज्ड हो जाएंगे, यानी कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को अगर हीट अप करें तो वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी पैरामैग्नेटिज्म की वो लूज कर देते हैं। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अगर हम लोग फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को हीट अप कर रहे हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसको हम लोग क्यूरी टेम्परेचर बोलेंगे, क्यूरी पॉइंट, ठीक है। उस टेम्परेचर पे क्या होगा, जो भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की खुद की प्रॉपर्टी है वो लूज हो जाएगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक में। ये क्वेश्चन अक्सर जो है आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर क्या होता है और कौन सा मटेरियल किस में कन्वर्ट होता है। एमसीक्यूज में भी पूछ लेता है, इस साल ही पूछा गया कि जस्ट टेल वेदर द डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस गेट्स कन्वर्टेड इनटू पैरामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक इनटू डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक इनटू डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। तो इस तरीके से करके वो ऑप्शन देता है। तो अगर आपको मालूम है कि एट क्यूरी पॉइंट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स बिकम्स पैरामैग्नेटिक तो आप सही ऑप्शन में टिक करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिए कि एट क्यूरी पॉइंट दे लूज देयर फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टीज एंड बिकम्स पैरामैग्नेटिक। तो ये देख रहे हैं कि जो ग्राफ है ये इस तरीके से चल रहा है, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, फेरोमैग्नेटिक जो मटेरियल है वो धीरे धीरे अपनी प्रॉपर्टी लूज कर रहा है।
और जैसे ही क्यूरी पॉइंट पे पहुंचेगा, क्यूरी टेम्परेचर पे पहुंचेगा, वो क्या हो जाएगा, वो अपनी पूरी प्रॉपर्टी लूज कर देगा और क्या हो जाएगा, फिर पैरामैग्नेटिक। आप देख रहे हैं ये जो पोर्शन है ग्राफ का वो सेम इसी तरीके से है, ठीक है, वो सेम ऐसा है। और जो ये वाला जो ग्राफ इतना पोर्शन वो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये इस तरीके से, ठीक है। पहले स्ट्रेट लाइन था, ठीक है, जो इसकी खुद की प्रॉपर्टी थी वो तो थी, बट जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करना हमने स्टार्ट करा तो ये ग्राफ नीचे गिरने लगा और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पूरा चला जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पैरामैग्नेटिक में, ठीक है। इसके बाद कुछ डायग्राम्स आपकी बुक में गिवन है कि एक यूट्यूब में सब्सटेंस लिया गया डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है, और उस पे बाहर से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी, तो जो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस होता है वो क्या हो जाता है, यूट्यूब में वो नीचे की तरफ हो जाता है क्योंकि इसमें रिपल्शन होता है। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, इसमें अट्रैक्शन होता है। तो एक जो यू आर्म है इस तरीके से यू शेप की एक ट्यूब ली जाती है और इसमें हम लोग मटेरियल को भर देते हैं, ठीक है। डाया और पैरा कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, बट इट इज ऑलवेज सॉलिड, फेरोमैग्नेटिक। तो आपको मटेरियल्स पहले मैंने एग्जांपल्स बताए थे डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के, ये सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकते हैं, बट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हमेशा सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये इस आर्म में अगर डायामैग्नेटिक होगा तो ये लिक्विड नीचे चला जाएगा, अगर पैरामैग्नेटिक होगा तो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का कुछ इफेक्ट शो होता है। तो आप देखेंगे आपके बुक में डायग्राम बना होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो मैंने कंपैरिजन के थ्रू ये समझाने की कोशिश करी आपको। आई थिंक आई मेड माई सेल्फ क्लियर टू यू। ओके, थैंक यू। अब हम लोग देखते हैं क्यूरी लॉ क्या होता है, ठीक है। अगर हम लोग किसी स्पेसिमेन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट एनी स्पेसिमेन, तो इसमें डायपोल्स होते हैं, ठीक है। डायपोल मोमेंट होता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है। किसी पर्टिकुलर आइटम के क्या होते हैं, डायपोल्स होते हैं और वो रैंडम डायरेक्शन में होते हैं। तो एज अ होल किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या मटेरियल की बात करें तो उसका नेट डायपोल मोमेंट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एच के। ये चीज मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जब हम लोग वो अलग अलग टर्म्स के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें बताया था इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जो हम लोग बाहर से जो इस पे फील्ड अप्लाई कर रहे हैं ये उस पर डिपेंड करता है। इसके अंदर का डायपोल्स का जो अलाइनमेंट होता है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, जो बाहर से फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। अगर बाहर की जो फील्ड है वो वीक है तो ये कम अलाइन होंगे, अगर ज्यादा है तो ज्यादा अलाइन हो जाएंगे, तो इसकी इंटेंसिटी जो खुद की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। अगर हम लोग इसको अगर सपोज करिए इसके डायपोल्स इस तरीके से अलाइन है, ठीक है, तो इसके पास क्या है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। अगर हम लोग इस मटेरियल को हीटअप करना स्टार्ट करें तो क्या होगा, सभी डायपोल्स का क्या हो जाएगा, अलाइनमेंट बिगड़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। आपको मालूम है, फिर क्या होने लगते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, इस तरीके से हो जाएंगे और इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होगी, खत्म हो जाएगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। तो अगर इसको इक्वेट करें तो I इज इक्वल टू सी एच अपॉन टी आता है। व्हाट इज सी, सी इज क्यूरीज कांस्टेंट, ठीक है। तो इस रिलेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, काई विच इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू सी अपॉन टी। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं जो काई है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो इसी तरीके से मैंने अभी आपको ग्राफ के थ्रू 3 ग्राफ बनाए थे, उसके थ्रू एक्सप्लेन करा था। अच्छा, एक चीज और है, जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टी होती है ये सभी मटेरियल्स में कम या ज्यादा पाई जाती है। कुछ मटेरियल्स में बहुत कम होती है डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कुछ में बहुत ज्यादा होती है। जिसमें बहुत कम होती है तो वो पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं, ठीक है, या ना के बराबर होती है तो फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं, ठीक है। और कुछ मटेरियल्स में ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है तो वो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाते हैं।
एक चीज बस दिमाग में रखिए कि डायमैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है ये सभी मटेरियल्स में होती है, ठीक है। जितने भी मटेरियल्स अवेलेबल हैं आपके आसपास सभी में डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो बस एक चीज है, कुछ में ज्यादा होती है, कुछ में कम होती है। अगर हम लोग किसी आइडियल डायमैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो वो कौन सा मटेरियल होगा? वो मटेरियल है सुपरकंडक्टर्स, उसको बोला गया सुपरकंडक्टर्स। सुपरकंडक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कंप्लीटली एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपेल कर देते हैं, ठीक है। उनके अंदर से जो भी मैग्नेटिक फील्ड होके जा रही है वो कंप्लीटली उसको क्या कर देंगे? एक्सपेल कर देंगे, बाहर कर देंगे, रिपेल कर देंगे। तो ऐसे मटेरियल्स को क्या बोला जाता है? सुपरकंडक्टर्स, ठीक है। और इस इफेक्ट को बोला जाता है मेसनर इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड मेसनर इफेक्ट। आप अपने बुक में देखेंगे एक इफेक्ट लिखा होगा, मेसनर इफेक्ट। तो इसके बारे में कुछ ज्यादा पूछा नहीं जाता, बस आप लोग अपने नॉलेज के लिए रखिए कि देयर आर सुपरकंडक्टर्स व्हिच आर कॉल्ड ideal diamagnetic materials. These are ideal diamagnetic materials, ठीक है। And the effect is called Meissner effect, at which they completely expel the external magnetic field, ठीक है। I hope ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है।